हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पाटीदार आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एमपी पटवारी में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों, एमपी पटवारी में बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस हमें जरूरत है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की और प्रैक्टिस करने की। दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पांच विद्यार्थी एक परीक्षा में 14, 18, 12 एक्स और 20 अंक प्राप्त करते हैं। यदि समूह के औसत अंक 15 है तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा एवरेजिंग वाले पोर्शन से पूछा गया है, एवरेजिंग चैप्टर से पूछा गया है। तो एवरेज का फॉर्मूला हमारा होता है औसत मान राशियों का योग राशियों की संख्या। दोस्तों, एवरेज है हमारे पास 15। राशियों का योग क्या हो जाएगा, हम सारे नंबर्स को जोड़ देंगे। 14 प्लस 18 प्लस 12 प्लस x प्लस 20 अपॉन राशियों की संख्या। टोटल कितनी राशियां हैं? 1 2 3 4 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 13 20 64 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 15। दोस्तों, इधर हमारे पास यहाँ 5 डिवाइड में है तो यहाँ आ जाएगा इनटू, यहाँ बचेगा 64 प्लस x। तो 15 5 जा 75 इज इक्वल टू 64 प्लस x। 75 इधर से हम 64 को इधर लाएंगे तो माइनस 64 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा x। 75 माइनस 64 इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू x। दोस्तों, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीता ने पहले दिन अपनी पुस्तक के पृष्ठ पढ़ने आरंभ किए, दूसरे दिन 9 पृष्ठ, तीसरे दिन 12 पृष्ठ, चौथे दिन 15 पृष्ठ और इसी प्रकार चलता रहा तो सीता 10वें दिन कितने पृष्ठ पढ़ेगी। दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम एक सीरीज नंबर में लिखेंगे। सीता द्वारा पढ़े गए पृष्ठ का अनुक्रम। पहले कितना था? पहले दिन उसने पढ़ा, अगर दूसरे दिन 6 पढ़ा, दूसरे दिन 9 पढ़ा, तीसरे दिन 12 पढ़ा तो उसमें डिफरेंस कितना है? 3 का। तो पहले दिन उसने पढ़ा 6, 9, 12, 15, 6, 9, 12, 15। तो यह इसका सीरीज है, सीता ने पृष्ठ पढ़े। तो दोस्तों, इसमें जो डिफरेंस है टोटल नंबर, इसका पहला क्या है? पहले दिन उसने कितना पढ़ा? 6। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 और 9 में डिफरेंस 3 का, 9 और 12 में डिफरेंस 3 का, 12 और 15 में डिफरेंस 3 का। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 3। दोस्तों, एक सीरीज नंबर में नंबर निकालने का फार्मूला है, सीरीज का नंबर निकालने का फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो हमको नंबर निकालना है T10, हमको निकालना है 10वां नंबर निकालना है। 10वें दिन, सीता ने 10वें दिन कितने पृष्ठ पढ़े, हमें 10वें दिन का निकालना है। तो Tn इज इक्वल टू a हो जाएगा हमारा 6 प्लस 10-1 d हो है हमारा 3। तो T10 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 इंटू 3। T10 इज इक्वल टू 6 प्लस 27। तो T10 इज इक्वल टू 27 प्लस 6 33। तो दोस्तों, सीता ने 10वें दिन 33 पृष्ठ पढ़े, 33 पृष्ठ पढ़े। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 10 और 40 के मध्य अभाज्य संख्या कितनी है? तो इसको हम सॉल्व करेंगे।
10 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जिसको किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो मैं पहले 10 से 40 के बीच के नंबर्स लिख लूंगा, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। दोस्तों मैंने 10 से लेकर 40 तक के नंबर्स लिखे हैं। अब हम देखेंगे इन नंबर्स में से अभाज्य संख्या कौन सी है। दोस्तों 10 है, 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 5 से, तो ये तो भाज्य संख्या है 11। दोस्तों 11 को हम किसी बाकी दूसरी संख्याओं से भाज्य नहीं कर सकते, तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या 11। 12 को हम 2 से, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 को हम नहीं कर सकते, तो एक हो जाएगी 13 अभाज्य संख्या। 14 को 2 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 5 को हम 5 से कर सकते हैं, 16 को हम 2 से कर सकते हैं, 17 को हम विभाजित नहीं कर सकते 17, 18 को हम कर सकते हैं 2 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, 19 को हम नहीं कर सकते तो 19, 20 को हम कर सकते हैं 2 से, 5 से, 10 से, 21 को कर सकते हैं हम 7 से, 22 को कर सकते हैं 2 से, 23 को हम नहीं कर सकते, 24 को हम कर सकते हैं 2 से, 25 को कर सकते हैं 5 से, 26 को कर सकते हैं, 27 को कर सकते हैं 9 से, 28 को कर सकते हैं 29 को हम नहीं कर सकते, 30 को हम कर सकते हैं, 31 को नहीं कर सकते, 32 को हम कर सकते हैं, 33 को हम कर सकते हैं 3 से, 34 को भी कर सकते हैं 2 से, 35 को कर सकते हैं 5 से, 36 को कर सकते हैं हम 2 से, 37 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, 38 को कर सकते हैं, 39 को कर सकते हैं हम, 40 को कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी कुछ संख्या है जो अभाज्य संख्या है, जिनको हम किसी संख्याओं से डिवाइड नहीं कर सकते। तो टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों 10 से 40 के बीच में टोटल 8 अभाज्य संख्या है। क्या क्या है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 को x माइनस 2 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों विभाजन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक भाज्य और एक भाजक। तो हमारे पास भाजक क्या है, इसको हम हल करेंगे। भाजक है हमारे पास x माइनस 2, पहले लिखेंगे हम भाजक क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2, हम माइनस 2 को इक्वल के उस पार ले जाएंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हमारे पास होगा भाज्य। भाज्य क्या है, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। दोस्तों इसमें हम भाज्य में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 में हम भाज्य में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 16, 3 इंटू 2 क्यूब 8 प्लस 4 2 का स्क्वायर इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6। 16 माइनस
8 3 जा 24, 4 4 जा 16, 7 2 जा 14 प्लस 16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम प्लस प्लस को जोड़ लेंगे। 16 32 प्लस 6 38 माइनस के कितने 24 और 14 38 प्लस प्लस हो गया 38 माइनस माइनस हो गया 38, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। दोस्तों भाज्य संख्या, अगर हम भाज्य संख्या ये इस भाज्य में अगर x माइनस 2 से हम उसको विभाजित करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा वो रहेगा 0। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है √2 बाय √3 प्लस √3 बाय √2 इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले √3 और √2 का एलसीएम लेंगे तो होगा √6। √3 से √6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा √2। √2 को हम ऊपर वाले √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 प्लस हम √2 से √6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा √3। तो √3 को हम ऊपर वाले √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा हमारे पास √6। √2 और √2 हो जाएगा 2 प्लस √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास आंसर आएगा 5 बाय √6। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है √0.4 इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम इसको हल करेंगे। दोस्तों हम √0.4 को लिख सकते हैं √4/10। दोस्तों हम दोनों को अंडर रूट अलग अलग करेंगे, √4 √10। तो √4 हो जाएगा 2 इज इक्वल टू √10। दोस्तों यहाँ पे हम √10 की वैल्यू डालेंगे 3.16। तो हम 2 को √3.16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.632। तो ये हो जाएगा उत्तर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारा एवरेजिंग का फिर से एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है औसत निकालने का। तो हम इसको सॉल्व करेंगे हल। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, औसत का फॉर्मूला क्या है, औसत मान राशियों का योग राशियों की संख्या। तो राशियां कितनी क्या क्या है हमारे पास, 17, 70 प्लस 30 प्लस 39 प्लस 19। नंबर्स कितने, 2 3 4 5। तो 5 राशियां हमारे पास। अब हम ऊपर की राशियों को जोड़ेंगे। 70 प्लस 30 100, 139 प्लस 19 158 प्लस 17 175 बटे 5। तो हम 175 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा 15, बचा 2। तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, 25 25। तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा 35। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समांतर भुजा है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए हमारे पास फार्मूला है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। तो दोस्तों 1/2 भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, भुजा है हमारे पास 5 और 7 सेंटीमीटर। तो 5 + 7 इंटू भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर।
तो 1/2 इंटू 5 और 7 12 इंटू 6, तो 2 से हम काटेंगे 12 को, 6 बचेगा, तो 6 6 36, हमारा डायमेंशन क्या था सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पुरुष ने उसके पास की धनराशि का 20% गवा दिया, मतलब 20% लॉस कर दिया। शेष धनराशि के 80% व्यय करने के बाद उसके पास 80 रुपए शेष बचे हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। हम मान लेते हैं कि इस पुरुष के पास प्रारंभिक धनराशि x थी, माना कि आरंभ में धनराशि x है, तो जो x धनराशि है उसमें से 20% लॉस हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 80%। तो बचा हमारे पास x का 80%, 80/100। तो ये हमारा जो लॉस के बाद जो बचा रिमेनिंग x का 80%, जो x का 80% बचा उसमें से भी उस जो शेष धनराशि में से 80% व्यय करने के बाद उसके पास 80 रुपए बचे, मतलब जो हमारे पास 20% लॉस के बाद जो रिमेनिंग बचा था उसमें से अगर 80% उसने व्यय कर दिया, खर्चा कर दिया, तो उसके पास बचा कितना 20%, जो रिमेनिंग जो बचा था हमारे पास उसका उसके पास बचा 20%। तो इस पूरे का 20% क्या होगा 20/100। तो अब उसके पास लास्ट में कितना बचा 80 रुपए, 80। जो x का 20% लॉस होने के बाद बचा हमारे पास इतना, और इतने का अगर उसने 80% व्यय कर दिया, खर्चा कर दिया, तो उसका 20% बचा 20%, तो टोटल कितना बचा हमारे पास लास्ट में 80। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इधर रह जाएगा। अब हम ये दोनों 100 को उधर ले जाएंगे और 18 20 को नीचे लेके आएंगे, तो x इज इक्वल टू ये 80 यहाँ का यहाँ रहेगा, ये दोनों 100 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो 80 और 20 नीचे आ जाएंगे, 80 इंटू 20। ये हमने इसको थोड़ा इजी कर लिया है सॉल्यूशन के लिए। तो x अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 80 से 80 कैंसिल, 20 से हम 100 को कैंसिल करेंगे 5 टाइम में। अब बचा हमारा 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500, तो x की वैल्यू आ गई 500। तो दोस्तों इस पुरुष के पास आरंभ में 500 रुपए थे, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, राम और बाला की वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है और 3 वर्ष पूर्व 1:5 था, तो राम और बाला की वर्तमान आयु होगी। अब इसको हम हल करेंगे दोस्तों। तो हम मान लेते हैं कि राम और बाला की वर्तमान आयु क्रमशः x और 3x है। दोस्तों इसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या बोल रखा है 1:3, 1:3। तो हम मान लेते हैं x और 3x उसकी वर्तमान आयु है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:5 था, 3 वर्ष पूर्व, तो मतलब x माइनस 3x-3 इज इक्वल टू 1:5, मतलब कि x और 3x उसकी वर्तमान आयु है राम और बाला की। अगर हम उसमें से 3 माइनस करेंगे दोनों की आयु में से, तो वो 3 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी। तो 3 वर्ष पहले की आयु का अनुपात था 1:5। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 इधर आ जाएगा, तो x माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 वहाँ चला जाएगा, इधर चला इक्वल के उस पार चला जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5
को हम x से इंटू करेंगे तो 5x माइनस 5×3 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब हम 3x को इधर लेके आएंगे, 5x माइनस 3x। अब 15 को उधर लेके जाएंगे, माइनस 3 यहाँ बचेगा, 15 अगर इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस 15 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 5x में से 3x गया तो 2x इज इक्वल टू 15 में से हम 3 गया तो 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो दोस्तों x की वैल्यू हमने, x किसकी आयु मानी थी हमने, राम की आयु x मानी थी, तो राम की आयु x बराबर 6 वर्ष। और बाला की आयु क्या मानी थी, बाला की आयु 3x, तो इज इक्वल टू 3 इंटू 6 18 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, राम की आयु 6 वर्ष, बाला की आयु 18 वर्ष। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल श्रमिक है और एक कार्य को खत्म करने में ए बी से 40 दिन कम ले सकता है, दोनों को एक साथ कार्य खत्म करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल श्रमिक है, एक कार्य को खत्म करने में ए बी से 40 दिन कम ले सकता है, दोनों को एक साथ कार्य खत्म करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो मैं मान लूंगा कि ए को कार्य खत्म करने में लगा समय x दिन है, बी को कार्य खत्म करने में लगा समय 3x। क्यों? क्योंकि जो ए वाला श्रमिक है वो बी से 3 गुना ज्यादा स्किल्ड है, तो बी को 3 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा, 3 गुना ज्यादा समय लगेगा, तो बी को लगा समय हो गया 3x। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, प्रश्नानुसार ए बी से 40 दिन कम ले सकता है, मतलब कि 3x से 40 दिन पहले x काम कर लेगा, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 40। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x में से x गया तो 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू यहां से आ गई। अब a को a के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/x बराबर 1/x की वैल्यू है 20, b के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/3x, 1/3 इंटू 20 बराबर 1/60। तो अब दोनों के द्वारा ए बी दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/x इंटू 1/x प्लस 1/3x, तो इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/60। तो इसका हम एलसीएम लेंगे 63 प्लस 1 4/60।
तो 4/60 को हम सॉल्व करेंगे तो 1/15, तो 1/15 हमारा आंसर आ जाएगा कि दोनों को एक साथ काम करने में 15 दिन लगेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, 6 वर्ष पश्चात पुत्र और पिता की कुल आयु 54 वर्ष होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों इसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, तो हम मान लेंगे 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x वर्ष थी, तो 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, तो यहां हो जाएगा 4x वर्ष। आगे क्या बोल रहा है, 6 वर्ष पश्चात पुत्र और पिता की कुल आयु 54 वर्ष है, मतलब कि आज से 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x वर्ष थी और पिता की आयु 4x थी, तो आज से 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या होगी। तो दोस्तों 6 वर्ष पूर्व पुत्र और पिता की आयु 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, तो 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, x वर्ष, तो आज पुत्र की आयु क्या होगी +6, और 6 वर्ष पश्चात क्या होगी 6। इसी तरह पिता की आयु 6 वर्ष पूर्व क्या थी 4x प्लस आज पिता की आयु क्या होगी 6, और 6 वर्ष पश्चात क्या होगी, इन सब का योग है 54 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे x वाली दो संख्या है, तो हम x और 4x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और 6 को जोड़ेंगे तो 24 होगा इक्वल टू 54। अब हम 5x को इधर रहने देंगे, 24 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/5, तो x इक्वल टू 6, मतलब 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 6 वर्ष थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पिता की वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व कितनी थी पिता की आयु 4x, तो वर्तमान आयु +6, तो अब इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू x की वैल्यू है 6 + 6, तो 24 + 6 इक्वल टू 30 वर्ष, मतलब कि पिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष होगी, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि x + 2/x = 2x तो x² क्या होगा। दोस्तों क्या है हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। x + 2/x = 2x है, तो यहाँ 2 के अपॉन में x है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, x को x से करेंगे तो x² + 2 = x को 2x से करेंगे 2x², तो हम x² और x² को एक साइड ले लेंगे तो 2 = 2x² - x², तो 2 = 2x² में से 1x² हम माइनस करेंगे तो बचेगा x², तो दोस्तों x² की वैल्यू आ जाएगी 2। क्वेश्चन था हमारा x² क्या होगा, तो हमारा x² = 2 ये हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक घड़ी की कीमत 450 रुपए है, यह फिर 30% बढ़ जाती है तो घड़ी की नई कीमत क्या होगी। दोस्तों ये परसेंटेज का सवाल है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा, घड़ी की नई कीमत, घड़ी की नई कीमत इक्वल टू, पहले हमारी घड़ी की कीमत कितनी थी 450 रुपए,
इंटू उस पर कितना परसेंट बढ़ गया, परसेंट का फॉर्मूला है 1 प्लस 30% बढ़ा तो 30/100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 450 इंटू 1 प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100x 130/100 तो 450 इंटू 130/100। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 से 10 गया, 10 से 450 गया 4.5 बार में, तो 4.5 इंटू 13 तो 585। ये हमारा आ जाएगा घड़ी की नई कीमत, घड़ी की नई कीमत। ये हो गया उत्तर, रुपए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 11 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक फर्श को 0.5 मीटर भुजा की वर्ग टाइलों में बांटना है, आवश्यक टाइलों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों एक बड़ा टाइल है 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा, तो उस 11 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े टाइल को आधा मीटर भुजा वाले एक वर्ग टाइल में, मतलब एक स्क्वायर में हमको कन्वर्ट करना है, तो टोटल टाइलों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम जो बड़ा टाइल है उसका एरिया निकालेंगे। टोटल टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। कितनी है लंबाई 11 गुणित चौड़ाई कितनी है 8, तो बराबर 88 मीटर स्क्वायर। तो जो टोटल टाइल है हमारे पास, टोटल टाइल का क्षेत्रफल हो गया 88 मीटर स्क्वायर, और हमको उसको कन्वर्ट करना है वर्ग टाइल में। वर्ग टाइल का क्षेत्रफल, स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो जो स्क्वायर टाइल है उसकी भुजा हमको कितना रखना है, आधा मीटर, तो 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग टाइल का क्षेत्रफल हमको, यह हो गया वर्ग टाइल का क्षेत्रफल। जो हमको कन्वर्ट करना है वर्ग टाइल, उसका क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है। तो टाइलों की संख्या कितनी होगी, टाइलों की संख्या बराबर टोटल टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल बटे वर्ग टाइल का क्षेत्रफल। तो टोटल टाइल का क्षेत्रफल हमारे पास है 88, टोटल टाइल का क्षेत्रफल है हमारे पास 88 डिवाइडेड बाय वर्ग टाइल का क्षेत्रफल है 0.25। तो अगर हम 88 0.25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 352। तो जो वर्ग टाइलों की संख्या होगी 352, ये हमारा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1080 रुपये में एक साड़ी बेचकर एक दुकानदार 8% का लाभ कमाता है, तो साड़ी की लागत कितनी होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं प्रॉफिट, लाभ हानि का हम फार्मूले जानते हैं। अब हम विक्रय का फार्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने के लिए एक फार्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस 100, विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटे 100। तो विक्रय मूल्य क्या है और क्रय मूल्य क्या है, मैंने मान लिया, पहले मैंने माना क्रय मूल्य x रुपये है और विक्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य हमको दे रखा है 1080 रुपये। क्रय मूल्य हमने माना x, लाभ कितना परसेंट है, लाभ है हमारा 8% बटे 100।
x इंटू 108/100। तो हम 100 और विक्रय मूल्य 1080। अब हम 100 को इधर लाएंगे, 108 को इधर नीचे लाएंगे, इज इक्वल टू x। तो 108 से 1080 गया 10 बार में, और 100 इंटू 10 बराबर 1000, 1000 इज इक्वल टू x। तो x हमने क्रय मूल्य माना था x रुपए, तो क्रय मूल्य हो गया हमारा, या लागत मूल्य हो गया हमारा 1000 रुपए। ये तो ये हो गया उत्तर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राम ने एक बैंक में 7000 रुपए जमा किए। यदि 2 वर्ष में लिए साधारण ब्याज की दर 6% है तो वह राशि निकालिए जो इस अवधि में अंत में उसे वापस मिल जाएगी। दोस्तों राम ने एक बैंक में 7000 रुपए जमा किए जिसमें उसको 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मिल रहा है 2 सालों तक। तो हमको उसका मिश्र धन निकालना है। तो इसको हम हल करेंगे। हमारे पास दिया क्या है, मूलधन दिया है, मूलधन है, मूलधन बराबर मतलब प्रिंसिपल बराबर 7000 रुपए। मूलधन के बाद हमारे पास समय दिया है t बराबर 2 वर्ष, और हमारे पास वार्षिक दर दे रखी है 6%। दर रेट इज इक्वल टू 6%। तो हमें क्या निकालना है, पहले तो हमको निकालना है साधारण ब्याज। दोस्तों मिश्र धन निकालने के लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इस इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ब्याज कितना है हमारा, मूलधन है 7000, दर है हमारी 6, समय है हमारे पास 2 वर्ष बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 70 को हम गुणा करेंगे 140, 6 दूनी 12। अब हम 70 दूना 140, 140 छंग 600, 6 चौक 24, 6 840। तो ये जो साधारण एसआई हमारा आ जाएगा, साधारण ब्याज 840 रुपए। तो हमको अब निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन हमारा था 7000, ब्याज है हमारा 840 रुपए। टोटल मिश्र धन हमारा रहेगा 7000, टोटल मिश्र धन हमारा रहेगा 7840 रुपए। ये हो जाएगा उत्तर। दोस्तों 2 वर्ष के बाद राम को 7840 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन जो एमपी पटवारी में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस को एग्जाम में बना पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द पार्ट 2 के साथ में।